नमस्कार। आज आम सहित एमती जड़े विशेष अतिथि अच्छा जे होती वर्तमान देश जन चर्चित मुख्यमंत्री बीजेपी नॉर्थ ईस्ट पोस्टर बॉय एवं तांको स्ट्राटेजी मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट सब अधिक काम कर कहुए। स्वागत करवा हिमंत विश्व शर्मा जी, स्वागत है आपका ओटीवी में। सर, भी इलेक्शन चंद महीने ही बाकी रह गए हैं, जनरल इलेक्शन अब की बार 400 पार, ये प्रोस्पेक्ट आप कैसे देखते हैं, खासकर 3 राज्यों में दमदार विजय के बाद? मेरा जो अपना विचार है कि बीजेपी इस बार पहले से 10% हम लोग को ज़्यादा वोट पूल करना है और बहुत सारा स्टेट में सरकार बनाना है विथ 50% प्लस वोट्स, मतलब क्लियर मेजॉरिटी नॉट इन पार्लियामेंट बट ऑल्सो क्लियर मेजॉरिटी इन द बैलेट बॉक्सेस। एंड माई ओन असेसमेंट विल बी कि इस बार बीजेपी को 325 से लेकर 400, दैट विल बी आवर रेंज जी। सो वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स दैट। हिमंत जी, अभी आपके पड़ोसी राज्य मणिपुर में ही कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट देखते हैं आप? नॉर्मली कोई अपोजिशन लीडर अगर यात्रा करता है तो उस स्टेट में कुछ ट्रैक्शन शुरू होता है। खास करके उन्होंने एक बहुत ही गलत समय सिलेक्ट किया। कम से कम उनको ये यात्रा करना भी था। ही कुड हैव वेट जब तक राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए, उसका बाद आप यात्रा करो। लेकिन जब अयोध्या में राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, देश का अभी डिस्कशन हो या आकर्षण हो या देश का आस्था अभी अयोध्या का ओर है, बिल्कुल, और उसी समय आप एक यात्रा निकाल रहा है, तो मैं उनको पॉलिटिकली मैच्योरिटी ही बोलूँगा कि अगर पॉलिटिकली मैच्योर्ड पार्टी होते थे दे कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम 25th ऑफ जनवरी और 26th ऑफ जनवरी जी, कि राहुल गांधी अब पहले से काफ़ी मैच्योर बन गए हैं। आपको लगता है मणिपुर वायलेंस के बाद कुछ फ़ायदा मिलेगा? इसी वजह से मणिपुर को ही चूज़ किया गया, वहीं से शुरू हो रहा है? देखिए, ये भी एक गलत है। मणिपुर वायलेंस का जो बातें है, अगर कांग्रेस करता है वो शोभा नहीं देते हैं। इसलिए ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल और कांग्रेस गवर्नमेंट ये कम से कम 10 से 11 बार मणिपुर से ऐसा हो चुका है। और मणिपुर में आज जो हो रहा है ये कांग्रेस का पॉलिसी का कारण ही हो रहा है। दे डिड नॉट अलाउ पीपल टू रिमेन, एक साथ रहना नहीं सिखाया, अलग अलग करके उन्होंने लोगों को रखा। मैं उधर नहीं जा सकता हूँ, आप इधर नहीं आ सकते हैं। द रूट्स ऑफ द मणिपुर वायलेंस इज़ द कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस मणिपुर में कॉन्टेस्ट भी नहीं रहेगा और दोनों सीट एनडीए को मिलेगा मणिपुर का। मैं आज ही आपको एक भविष्यवाणी करके जाता हूँ। मुझे आप बार बार राम मंदिर की जिक्र कर रहे हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा भी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो कांग्रेस ने कहा है कि ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चल रहा है संघ और बीजेपी का, हम नहीं जाएंगे। ये प्रोजेक्ट आपको सलाह लेना चाहिए था। कांग्रेस ने या देश ने कांग्रेस को कितना प्रधानमंत्री दिए? तो राम लाला का मंदिर तो अभी हो रहा है आफ्टर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इंदिरा गांधी जी को किसने मना किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को किसने मना किया था? आपका ही वो दैट प्रोजेक्ट शुड हैव बीन बिलोंग्स टू यू, आपको कर लेना चाहिए था। जब आपने नहीं किया, हमने काम करने जा रहा हूँ या हमारा समय में हो रहा है, तब आप इनको बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। लेकिन आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है? 2024 इलेक्शन में आपको फ़ायदा मिलेगा, ये तो सभी बता रहे हैं। फायदा राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं मिलेगा, फ़ायदा तो मोदी जी का नेतृत्व के लिए मिलेगा। और राम लाला राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने ये अनुष्ठान को बहिष्कार करके इसको पॉलिटिकल बना दिया। जनता का बीच में कांग्रेस का ऊपर आक्रोश पैदा हुआ। अगर ये पॉलिटिकल होगा भी जी, ये खाली एंटी कांग्रेस एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। अगर कांग्रेस भी उसमें हो जाते थे, अगर कांग्रेस भी अनुष्ठान में होते थे, तो इट वुड हैव बीन ए पॉलिटिकल कॉन्सेंसस
इट वुड हैव रिफ्लेक्ट ए कॉन्सेंसस। और जो विषय में कॉन्सेंसस होते हैं वो विषय में पॉलिटिक्स नहीं होते। बट आपने जब रामलला का अनुष्ठान में जाने के लिए मना किया तो उसका तो क्रिटिसिज्म होगा। चुनाव सभा में भी हम इसका बात निकालूंगा कि आप बाबर तम में जा सकता है, आप बाबर का जन्मभूमि में जा सकता है, लेकिन राम का जन्मभूमि में आप नहीं आ सकते हैं। तो अगर पॉलिटिकल बना भी है और बनेगा भी आगे, ये कांग्रेस का बहिष्कार का कारण बनेगा, रामलला का कारण नहीं बनेगा। राम मंदिर के बाद क्या, जैसे मथुरा में और कई जगह पर मेरा हिसाब से मथुरा और ज्ञानवापी बोथ नेसेसरीली बिलोंग्स टू हिंदूज। कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी, जहाँ ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आर कमिंग। जी, मैं तो भारत का मुसलमान समाज को निवेदन करूंगा कि देखिए, ये हिंदू का संस्कृति है, ये हिंदू का देश है, कॉन्फ्लिक्ट से देश नहीं आगे बढ़ेगा। पर ये हमारा सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर कंट्री है। यही मैं बताता हूँ, हमारा सेकुलरिज्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, सर्वधर्म समभाव। वी आर नॉट ए वेस्टर्न इंस्पायर्ड सेकुलर कंट्री। हमने कभी ये निर्णय नहीं लिया हो कि हमारा कंट्री विल फॉलो वेस्टर्न मोड ऑफ सेकुलरिज्म, विल फॉलो जो भारत का संस्कृति है, जो भारत जो सेकुलरिज्म का डेफिनेशन देते हैं। तो अगर मुसलमान समाज खुद ही बोलते हैं कि ये हिंदू का है, तब देश में कैसे कम्युनल क्लासेस होगा। आज आप मथुरा में जाइए, लाख लाख लोग डेली आते हैं श्रद्धा देने के लिए। बाबा विश्वनाथ में जाइए, लाखों लोग डेली आते हैं। मस्जिद में मुसलमान कितना आते हैं? 50 लोग। क्या नेशनल हाईवे बनने का समय मस्जिद का ट्रांसलोकेशन नहीं होते हैं? क्या बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट सरकार का जब बनते हैं तब क्या मस्जिद चेंज नहीं होते हैं? राम जन्मभूमि नहीं चेंज हो सकता है, लेकिन एक मस्जिद या नॉर्मल मंदिर तो चेंज होते ही रहते हैं। अगर अभी जैसे आपने मैं डिसाइड किया इस रास्ता में मैं रास्ता को बड़ा करूँगा, शनि मंदिर आने से तो रिप्लेस हो जाते हैं, मस्जिद भी रिप्लेस हो जाते हैं। अगर आप मथुरा और काशी छोड़ देते हो, अपने आप देश का तरक्की का एक नया बुनियाद निर्माण होगा। मेरा भारत का मुसलमान समाज को मेरा निवेदन होगा कि देखिए, राम का जन्मभूमि का ट्रांसलोकेशन नहीं हो सकता है, कृष्ण का जन्मभूमि का ट्रांसलोकेशन नहीं हो सकता है, बिल्कुल, मक्का मदीना का ट्रांसलोकेशन नहीं हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल मंदिर है या जो मंदिर जो मैंने बनाया आउट ऑफ माय डिविजन, जो मस्जिद मैंने बनाया इन दिस जनरेशन और जनरेशन 1 और 2 बिफोर, अगर उसका ट्रांसलोकेशन से आपका देश का भला होता है, आपका देश का कल्याण होता है, उसमें आपका आपत्ति क्या हो सकता है? जी, और एक बात, ये जैसे मंदिर बनाने की बात आप कर रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर एक बड़ा मुहिम कई सालों से छिड़ा हुआ था। अभी ये हर सरकार के लिए एक प्रायोरिटी से बन गए कंपटीशन के तौर पर। यहाँ उड़ीसा की अगर बात करें तो श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर है, उसका एक परिक्रमा प्रकल्प चल रहा है, उसका भी जो उद्घाटन वगैरह होने हैं अभी इसी बीच में, जब राम मंदिर का वहाँ चल रहा है। यहाँ के बीजेपी इकाई का बोलना है कि ये कंपटीशन में मोड में यहाँ की सरकार कर रही है। राम और जगन्नाथ का बीच में कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना भगवान और अल्लाह का बीच में कंपटीशन है। कंपटीशन सोर्स में है। अगर आप बोलते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर हो रहा है, मैं जगन्नाथ में भी मैं कॉरिडोर बना रहा हूँ, वो उसी टाइम में नहीं, अगर आप बोलते हैं कि मैं इसको कॉम्प्लीमेंटरी कर रहा हूँ कि राम का भी जय जयकार हो, जगन्नाथ का भी जय जयकार हो, कामाख्या माँ का भी जय जयकार हो, दीज आर ऑल कॉम्प्लीमेंटरी। लेकिन अगर जो कॉम्प्लीमेंटरी है उसको आप कंपटीशन बनाने जाते हो, तो हमारा हिंदू का एकता को या भारत का संस्कृति को उससे कोई गरिमा नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर बोलते हैं कि अयोध्या में रामलला होगा, मथुरा में कृष्ण होगा, उड़ीसा में जय जगन्नाथ होगा,
असम में माँ कामाख्या होगा, उससे अच्छा चीज क्या हो सकता है। जी। जो कॉम्प्लीमेंटरी है उसको कॉन्ट्राडिक्टरी मत बनाओ। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का प्रोस्पेक्ट आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूर्वोदय की मोदी जी बात कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि बीजेपी को अभी भी हम परम वैभव का स्थिति में हम नहीं है। साउथ में हमारा काफ़ी काम बाकी है, पूर्वोत्तर हो चुका है, लेकिन पूर्व भारत में काफ़ी काम बाकी है। उड़ीसा हो, बंगाल हो, हमारा पार्टी को परम वैभव का स्थिति में ले जाने के लिए ये हमारा रास्ता है। उड़ीसा और बंगाल में डबल इंजन सरकार होना ही चाहिए। लेकिन कैसे होगा? कई मुद्दों पर आप बीजेडी से नेशनल लेवल में सपोर्ट लेते हैं और यहाँ अपोजिशन में हैं। ये डुअल स्टैंड कहीं पर वोटर को कंफ्यूज कर रहा है। पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है वो एक अलग व्यवस्था ही होता है। जैसे 370 धारा का जब समाप्त हुआ तो कोई सारा पार्टी ने सपोर्ट दिया। जैसे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी का चुनाव हुआ, इनडायरेक्टली टीएमसी ने भी खिलाफ वोट नहीं किए। मुद्दे पर जैसे कारगिल का युद्ध हुआ, सबने भारत को सपोर्ट किया। तो पार्लियामेंट का जो हमारा मुद्दे होते हैं वो एक अलग होता है। लेकिन कार्यकर्ता उससे कंफ्यूज नहीं होते? नहीं, कार्यकर्ता को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये एक, मैं मानता हूँ कि ये बीजेडी का प्रोपोगेंडा है कि देखो देखो दिल्ली में हम लोग एक है, लेकिन मुद्दे के ऊपर हम एक है। कोई सारे मुद्दे होगा जिसमें हम एक होंगे और कोई सारा मुद्दे होगा हम एक नहीं होंगे। बिल्कुल। तो आज जैसे हमारा माँ कामाख्या, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे माँ कामाख्या का आज बड़ा बहुत एक कॉरिडोर बनने जा रहा है। हमारा मन में है कि ये कॉरिडोर का शुरुआत प्रधानमंत्री जी का कर कमल से हो। अयोध्या में भी हो रहा है। अभी आप जगन्नाथ मंदिर का भी आपने बात कॉरिडोर का जिक्र किया, वो भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ से तो नहीं हो रहा है, कर कमल से तो नहीं हो रहा है। नहीं, मतलब हम एक नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। एक होता तो यहाँ में नवीन बाबू और मोदी जी को एक साथ आप देखते। तो आप बीजेडी के खिलाफ आपके पार्टी खुल के लड़ेगा? यहाँ में खुल के लड़ूंगा बोले ऐलान करने का जरूरत नहीं है। हम हर बार चुनाव लड़ता हूँ, लड़ते आया हूँ। लेकिन एक उड़ीसा का व्यवस्था है, उड़ीसा का लोगों का एक अपने मत प्रकट करता है कि भाई संसद में मैं हम लोग मोदी जी को ज़्यादा समर्थन देता हूँ, विधानसभा में कम देता हूँ। हमारा पार्टी इकाई को सोचना चाहिए इसका कारण क्या है और कारण का निवारण का लिए हमें कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ जो बार बार यहाँ आने से ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि बीजेपी दिल्ली में एक है, वो बात गलत है। वो हो ही नहीं सकता है कि इसलिए उड़ीसा हमारा एक अनकम्प्लीट मिशन है। उड़ीसा को सेवा करना बीजेपी का एक बहुत बड़ा अधूरा सपना है, तो हमें उड़ीसा को सेवा करना ही है। ऐसे कई सेंट्रल स्कीम को यहाँ के जो राज्य सरकार हैं वो बहुत ही मतलब अपने नाम पर इसे पॉपुलराइज करके चल रहे थे, जैसे कि चावल का, राइस का हो, बहुत सारे स्कीम्स। देखिए, जैसे फायदा बीजेपी को नहीं मिलता है। जैसे राइस स्कीम है, द बल्क ऑफ द कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। आज उड़ीसा का जो तरक्की है, द बल्क ऑफ द कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं ये मानता हूँ कि जरूर बीजेडी हमको तो क्रेडिट नहीं देगा बिकॉज वी आर कॉम्पिटिटर, लेकिन हमारा पार्टी का कार्यकर्ता ये जनता का बीच में हमें इस कॉन्शियसनेस को लाना चाहिए कि ये मोदी जी का सरकार का कारण ही ये सारे काम आज हो रहा है। राइट फ्रॉम ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, जैसे आज नेशनल हाईवे का विकास हो रहा है, रेलवे का तरक्की हो रहा है। आज जो उड़ीसा का विकास है उस विकास में मोदी जी का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल। और ये कंट्रीब्यूशन को जनता का सामने लाना हमारा कार्यकर्ता का दायित्व है। जैसे आपके स्टेट में जो वोमेन वोट बैंक है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। यहाँ पर जो वोमेन वोट बैंक है वो बीजेडी के साथ है, जो एसएचजी बनाए हुए हैं 70 लाख करीब,
वो स्कीम के जरिए सारे जो बेनिफिशियरी वो बीजेडी के साथ में बताया जा रहा है, तो वो वोट बैंक का आप कैसे कन्विंस करोगे? देखिए, आज एक हर स्टेट का मॉडल है। मेरा स्टेट में 40 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिला माताओं हमारा साथ इन्वॉल्व है, लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करता हूँ। और यहाँ पे करते हैं। वो एक मुहिम है नारी शक्ति को सशक्तिकरण का। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारा जो फ़ायदा होता है, ये माँ का घर में जाते हैं, माँ का पास आते हैं। हमें हर जगह में राजनीति नहीं देखना चाहिए। हमारा बीजेपी इकाई को और अच्छा मैनिफेस्टो बनाना चाहिए कि आप जो बीजेडी दे रहा है उससे और सारे काम हम अच्छा करूँगा। जैसे आज यहाँ में सरसा है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, असम का भी अच्छा मॉडल है। आज हमारा 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर है। आउट ऑफ दैट 9 लाख आर अर्निंग अबव लैक्स ऑफ रुपीस। उड़ीसा से भी अच्छा मॉडल बीजेपी शासित प्रदेश में है, और हो सकता है कोई हम उड़ीसा भी सीखूंगा, लेकिन कुल मिला के बीजेपी शासित प्रदेश सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जितना काम कर रहा है वो उड़ीसा सरकार नहीं कर रहा है। हमारा काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। मेरा लगता है कि मैनिफेस्टो में हमें एक अच्छा मॉडल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लाना चाहिए। कोई माँ वोट बैंक किसी का नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ आज भारत का हर माँ हर बहन मोदी जी को चाहते हैं। हमें वो मैसेज उनका डोर स्टेप में लेके जाना है कि देखिए मोदी जी का पास और अच्छा मॉडल है। अगर आज आपको 2 मिल रहा है, मोदी जी का पास 4 का मॉडल है, एंड वो हमें ले जाना चाहिए। हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। उसके लिए संगठन मजबूत होना जरूरी है। मेरा कार्यकर्ता लगता है सक्रिय। संगठन तो मजबूत है। देखिए, आपको मैं बताऊँ, हर बार हम 8-9 MP सीट जीतता हूँ, और 6 सीट ऐसा होता है कि हम क्लोज कॉन्टेस्ट में हारता हूँ। तो ये सब मीड है। मेरा लगता है कि बीजेडी का ही लोग हो या बाकी लोग बोलते हैं कि संगठन हमारा वीक है। अगर हम वीक हो तो 8-9 सीट हम यहाँ कैसे जीतता हूँ? फिर ऐसा बाकी सीट में भी तो बीजेपी ही नंबर 2 आते हैं। जी, और एक बात तो है, हमारा यहाँ में एक बहुत बड़ा बेस है, लेकिन हमें प्रोपोगेंडा से बाहर आना है कि मोदी जी दिल्ली में हमारा संपर्क है, हमारा संगठन वीक है। कोई नहीं है, बहुत और एक वाइब्रेशन है। बड़ा ऑब्स्टेकल आपके पार्टी के लिए यहाँ है कि बताया जा रहा है कि नवीन पटनायक जी इतने बड़े कद के नेता जो कि कुछ महीनों बाद देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो उनके साथ compete करने के लिए बस उसी इमेज का बीजेपी में कौन है? नवीन पटनायक जी सर्व उड़ीसा फॉर लॉन्ग, इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। लेकिन उड़ीसा को जो वाइब्रेंसी है, जो जीवन है, उसके लिए मेरा लगता है कि डबल इंजन सरकार चाहिए। अभी जो चल रहा है आपको लगता है कि वो ठीक है, खुश है, लेकिन खुशहाली का और कोई डेफिनेशन है। और एक बार डबल इंजन सरकार बन जाएगा तो आप खुद सोचेगा कि नहीं, हमें बीजेपी को पहले ही लाना चाहिए। अभी हमारा पार्टी एक ऑर्गेनिक पार्टी है, लीडर्स भी हमारा यहाँ ऑर्गेनिकली बन जाते हैं। हमारे लीडर्स का कोई अभाव कमी नहीं है। अभी 3 स्टेट का मुख्यमंत्री बने, अच्छा से बने, ऑल न्यू फेस। और हमें कभी पहले हमें वोट देने का पहले मध्य प्रदेश राजस्थान का लोगों ने हमको पूछा भी नहीं आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। इसलिए देश का सबसे स्वीकृत शहर हमारा पास ही है मोदी जी। तो मोदी जी का नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना चाहिए, और मेरा विश्वास है कि उड़ीसा को डबल इंजन सरकार का जरूरत है। सर, आप भी मुख्यमंत्री हैं, देश के एक बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं आप। यहाँ पर सरकार की फंक्शनिंग को लेकर बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। जेपी नड्डा जी आए थे, बोले कि यहाँ सरकार कौन चला रहा है यहाँ पता नहीं चलता। आपके सरकार में भी कई IAS और IPS ऑफिसर काम करते हैं। जो ये ऑफिसर राज यहाँ बोला जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा गवर्नमेंट में भी ऑफिसर्स होता है,
लेकिन ऑफिसर का नाम लोग नहीं जानते। इसलिए ब्यूरोक्रेसी इज ए इंस्टीट्यूशन। ब्यूरोक्रेसी को चुनाव लड़ना नहीं है, एंड ब्यूरोक्रेसी मस्ट सबमिट टू द डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो वही गणतंत्र है। मैं उड़ीसा आने से अधिकारी का सरसा सुनता हूँ, लेकिन बाकी भारत का कोई स्टेट में कौन अधिकारी है कोई नहीं जानते। कोई अच्छा काम करने से 2 साल अधिकारी का फेयरवेल अच्छा से हो जाता है, बाकी कोई अधिकारी देश नहीं चलाता है। दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। यहाँ जिन अधिकारी को लेकर चर्चा ज़्यादा है वो तो अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर पॉलिटिक्स में डायरेक्ट आ गए। मैं भी कार्तिकेय पांडियन की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं इतना ही बोलूँगा कि उड़ीसा का अपना अहंकार, उड़ीसा का अपना गरिमा, उड़ीसा का अपना संस्कृति, इसका ऊपर हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने का और उसको आगे बढ़ाने का संकल्प होना चाहिए। अगर एक बार देश का सरकार ब्यूरोक्रेसी का हाथ में चला जाते हैं ना, वी लॉस द हार्ड अर्न डेमोक्रेसी। लेकिन कोई अफसर अगर नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आए, एक अलग बात है। जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है, एक शुरुआत होता है। आप ग्राम पंचायत से शुरुआत करो, कॉलेज का चुनाव लड़ो, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ो, पैराट्रूपिंग, ये भी गणतंत्र के लिए बहुत ठीक नहीं है। मोदी जी का जीवन आप देखो, संघर्ष करते 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 यहाँ तक पहुँचा। अमित शाह जी का जीवन देखो, एबीवीपी से शुरू होके यहाँ होता है। जो पैराट्रूपिंग करता है वो हमारा जीवन का जो अच्छी बुराई ये हम सीख नहीं पाता हूँ। एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कमिटमेंट, सोशल लाइफ, ये कॉलेज में लड़ा था, ये पंचायत से शुरू किया था, ये गांव का हर गली गली में घूम के आज ये नेता बना है। लेकिन यहाँ पर तो एक सिस्टम, उसका जो एक चार्म है, इसका जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है, वो पैराट्रूपिंग से कभी नहीं आएगा। ये बताया जा रहा है कि उड़ीसा में जो भी बीजेडी का कोई कार्यक्रम चल रहा है उसमें नेता कम ऑफिसर ज़्यादा दिखाई देते हैं। मैं वही बोलूँ ना, जब अधिकारी ज़्यादा होते हैं और ब्यूरोक्रेटिक वो पूरा पॉलिटिकल सेटअप भी चलाते हैं, सिस्टम को टेक ओवर कर लेते हैं, उसी से डेमोक्रेसी को वीकेनिंग करने का काम शुरू हो जाता है। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि ये देश का राज जनता को ही करना चाहिए। जब ये देश का राज जनता का हाथ से निकल जाएगा तो हमारे और चाइनीज़ का बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वी शुड नॉट अलाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप इन एनी डिस्पेंसेशन। तो इन सारी ऑब्स्टेकल के बीच आप क्या ये आशा रखते हैं कि 2024 में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी? उड़ीसा बीजेपी का ही एक, मैं इतना ही बता सकता हूँ कि उड़ीसा सनातन संस्कृति की एक पृष्ठभूमि है, और मैं हमेशा ही आई एम होपफुल दैट उड़ीसा बीजेपी के हाथ में आएगा और लंबा समय के लिए आएगा। अंत में एक दो सवाल आसाम से जुड़े हुए। आसाम में आपने जैसे बताया कि 15-20 लाख उड़िया लोग रहते हैं, और ऐसा सुनने को मिल रहा है आप वहाँ पर काफ़ी सारे जगन्नाथ मंदिर बना रहे हैं। हमारा जो चाय बागान का लोग है, जो आसाम का जो आइडेंटिटी ही टी है, उसका पीछे उड़ीसा से जो माइग्रेट किए थे वही लोगों का श्रम है। हमारा चाय बागान में, और चाय बागान से अभी जो काम नहीं करते थे पहले करता थे, उड़िया मूल का लोग हमारा वहाँ में 15 लाख to 20 लाख है। लोग उड़िया बोलते हैं और जगन्नाथ को भक्ति करते हैं, और उड़िया संस्कृति को हमारा चाय बागान में जिंदा रखते हैं। उड़िया लोगों का ही मेरा ऊपर डिमांड था कि हर चाय बागान में हमें एक जगन्नाथ मंदिर चाहिए। अभी हम 500 जगन्नाथ मंदिर बनाने का काम शुरू कर रहा हूँ। जगन्नाथ के लिए अपार भक्ति है आसाम में। आसाम उड़ीसा का रिलेशन काफ़ी पुराना है, गवर्नर भी यहीं से थे जो आसाम का जो टॉप लिटरेरी आइकॉन है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी, उनका पूरा जीवन संबलपुर में ही उन्होंने बिताया था।
और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव उड़ीसा में आए थे। और हमारा असम का लोगों का एक तमन्ना होता है कि जीवन में एक बार पुरी में जाना, जगन्नाथ मंदिर में जाना। मैं जब 2001 में पहला बार चुनाव जीता तो मैंने पहला चुनाव जीतने का 1 महीना बाद ही मैं पुरी में आया कि मुझको एक आवास चाहिए, एक निवास चाहिए, सो दैट मेरा कंस्टिट्यूएंसी का लोगों को मैं कम से कम 10,000 लोगों का दर्शन करवा सकता हूँ जी। ऐसा मैंने सिस्टम बनाया। हमारा लोग चुपचाप आते हैं मंदिर का, जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, चला जाते हैं। लोग उड़ीसा में काफ़ी होमली फील करते हैं, इसलिए उड़ीसा का भाषा, संस्कृति, लैंग्वेज और असम का भाषा, संस्कृति, लैंग्वेज सहज होता है। लोकनाथ मिश्र जी से JB पटनायक तक असम का राज्यपाल रहा जी। अभी बैजयंत पांडा जी हमारे प्रभारी है। तो उड़ीसा और असम जैसे आप चाय में शक्कर डाल दीजिए, एक ही हो जाता है 2 मिनट में जी। ऐसा ही उड़ीसा और असम का जनता का एक सहज संपर्क है। मैं जैसे आपको बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये असमिया में बात करता हूँ तो आपको मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊँगा, यू आर फ्रॉम उड़ीसा, आई एम फ्रॉम असम। जी। अभी अगर हम लोग म्यूट कर देता हूँ और असम में वीडियो दिखा देता हूँ, लोगों को लगेगा कि 2 असमिया लोग ही बैठ के बात कर रहे हैं। जी। हमारा खाना पीना, ड्रेस, सारे आइल से 99.9% सिमिलर है। सर एक क्लास क्वेश्चन, काफ़ी नेशनल मुद्दों पर आप बात करते रहे हैं, नेशनल मीडिया के फोकस में ही है, क्या लक्ष्य है नेशनल पॉलिटिक्स में दिल्ली में? देखिए, असम का एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक हिस्ट्री रहा है। मैं दिल्ली जाके मंत्री बन सकता हूँ, MP बन सकता हूँ, या कम से कम बीजेपी का कार्यकर्ता तो बन सकता हूँ अगर पार्टी लीडरशिप सा है। लेकिन मेरा जीवन में एक बहुत बड़ा मुझको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि असम को टर्न अराउंड करो, और उस दिशा में हम लोग जा रहा हूँ। मैं अगर दिल्ली में जाता हूँ, मैं कोई एक मेरा रोल होगा, लेकिन इतिहास उसको कितना रिकॉग्नाइज करेगा मैं नहीं जानूँगा। लेकिन अभी असम में मैं जो काम कर रहा हूँ, ये आज के लिए भी और 500 साल बाद के लिए भी मैं कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेटिव काम चल रहा है असम में मोदी जी का आशीर्वाद में, और मैं ये जर्नी का पार्ट बन के मुझको गौरव में अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानता हूँ। तो फिलहाल असम छोड़ने का मेरा मन में इच्छा नहीं है, लेकिन हमारा स्कोप पार्टी मिलता है तो मैं तो बोलूँगा कि असम मेरा स्कोप है, लेकिन पार्टी अगर निर्णय लेता है कि आपको आज चला जाओ, आपको दिल्ली में रहना है, उड़ीसा में रहना है, बिहार में रहना है, आपको नहीं रहना है, तो हमारा पार्टी में बहुत ज़्यादा हम लोग डिसाइड नहीं कर पाता हूँ हमारा भविष्य क्या है। आज मैं आपका सामने CM बन के बात कर रहा हूँ, गुवाहाटी जाके मेरा क्या रोल होगा वो पार्टी ही डिटरमाइन करेगा। तो इसीलिए कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, हम वर्तमान से ही संतुष्ट होता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमेश शर्मा जी। हम ये आशा रखेंगे कि आपकी चीफ मिनिस्टरशिप में उड़ीसा और असम रिलेशन और बेहतर। हाँ, कभी आइए असम में, आने से आपको अच्छा लगेगा। मैं OTV को निमंत्रण देता हूँ कि हमारा असम में रहते हुए उड़िया भाई के लोगों का साथ बिल्कुल हम कवरेज करने के लिए आप लोग अच्छा प्रोग्राम कीजिए। जी, दे विल फील वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।